अभी इसकी अपन स्क्रीन शेयर करते हैं ना। देखो स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या, बताना। इज इट विजिबल और नॉट? हाँ सर। विजिबल है, ओके। सो ये आपको बुक दिखाई दे रही होगी ना? हाँ सर। ओके, सो लास्ट क्लास में देखो अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, लेट मी चेक। ये टॉपिक कवर किया था क्या लास्ट क्लास में, बताइएगा। हेलो। सर लेप्लास तक हुआ था क्या? कहाँ तक हुआ था? ये पाउली मैट्रिक्स ये कर लिया था अपन ने, आई थिंक, है ना? सर पाउली नहीं हुआ था हाँ शायद। सर, ये पावली मैट्रिक्स हो गया है। हो गया था ना आप सुष्मिता? ओके। सो रोटेशन मैट्रिक्स, ओके, यहाँ उसमें से अगर स्टार्ट होना है, शायद रोटेशन से ही शुरू होने वाला था। रोटेशन से शुरू होने वाला है। सो रोटेशन मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है आपके, इसमें आईएमडी और एटीसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये नेट का गेट का एग्जाम दोगे उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि रोटेशन मैट्रिक्स की जो अंदर के जो कंपोनेंट है उनको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, जेड एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, राइट? तो इन सब केस में कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, बट कंपोनेंट के जो ये सेम रहेगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, बस इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा। कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, 3x3 की रोटेशन मैट्रिक्स है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, बीएससी लेवल के एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका। ओके, सो बेसिकली आपका जो आईएमडी का सिलेबस है उसमें ये रीजनिंग भी है क्या सिलेबस में? हाँ सर है। रीजनिंग है ना, तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट आपके रीजनिंग के अंदर हेल्पफुल रहने वाला है, सीरीज समेशन एंड प्रोग्रेशन वाला। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा आप, कि जो जितने भी टर्म्स है उनका जब ऐड करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो दो फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा। पता है ना सबको ये दोनों फॉर्मूले, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 a प्लस l, यहाँ पे सब मेंशन भी किया हुआ है। l सीरीज की लास्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, a फर्स्ट टर्म है, ये समेशन है, ये n नंबर ऑफ टर्म्स है। सो ये पता है ना सबको? अगर कोई सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, देन कैसे समेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट? तो ये आपके रीजनिंग में क्वेश्चन हेल्पफुल हो सकता है। इसी तरह से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी ध्यान में रखिएगा, उसमें अगर पहली टर्म a है, सेकंड टर्म a r स्क्वायर, जहाँ पे r आपका कॉमन रेशियो है, देन जो सीरीज का जो सम होगा टोटल जो होगा वो कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है a टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर। और अगर इनफाइनाइट समेशन निकालना, इनफाइनाइट सम निकालना है, देन आप a अपॉन 1 माइनस आर कर दोगे। तो ये पता है ना सबको? यस और नो? या कोई क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यस रीजनिंग, सर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देन अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, राइट? जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करके जितने नंबर्स हैं उनका डिवाइड कर दो। जियोमेट्रिक सम कैसे निकालते हैं, जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई करके और उतना उतनी टाइम्स रूट ले लो, 1/n, जितनी नंबर्स है उतने टाइम्स उसका रूट ले लो। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये सीरीज ध्यान में रखिएगा कि जितने भी नेचुरल नंबर है उनका जब समेशन करते हो, सम करते हो, तो कितना आएगा? n+1/2 आएगा। अगर उनके स्क्वायर का सम कर रहे हो देन n+1 2n+1/6 आएगा। उसके क्यूब का सम कर रहे हो तो क्या आएगा, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना आपके रीजनिंग के अंदर, यस और नो? यस सर। हाँ, तो उनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में देखो क्या है इसमें, ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो ये ध्यान में रख लेना, बाइनोमियल एक्सपेंशन का सीरीज एक्सपेंशन कैसे होता है। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन है तो कैसे करोगे, 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। इस टाइप से बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है ये ध्यान में रखना। टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, राइट? कोई भी फंक्शन है a प्लस एक्स तो उसका सीरीज, टेलर सीरीज एक्सपांशन कैसे करोगे, एफ ए प्लस एक्स टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव
ओके देन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू सेकेंड डेरिवेटिव एट पोजिशन एक्स इक्वल्स टू ए, सो इस टाइप से चलेगा, राइट। देन उसके बाद देखो क्या है इसमें, ओके ये लिमिट भी कुछ कुछ ध्यान में रखना, राइट। ये क्या होता है, मैथमेटिकल फिजिक्स है ना आपके सिलेबस में, तो कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे ये लिमिट का ये लिमिट बन जाता है साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 होता है, उस केस में 1 होता है, राइट। ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक्स log एक्स की वैल्यू कितनी होती है व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक्सपोनेंशियल एक्स का जो टर्मिनोलॉजी होता है वो कैसे अपन लिखते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन एन टू द पावर एन होता है, ये ध्यान, जब व्हेन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है उस केस में। सो ये सब चीजें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये एल हॉस्पिटल रूल देख लेना क्या होता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट सीरीज एक्सपांशन, ये ध्यान में रखिएगा, कोई ना कोई सीरीज आपकी किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगी ना। एक्सपोनेंशियल एक्स का सीरीज एक्सपेंशन कैसे होता है, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। लोग एल एन एक्स का कैसे होता है, एल एन 1 प्लस एक्स का कैसे होता है ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4। और ये ध्यान में रखिएगा, एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का कैसे होता है ना। कोस एक्स का ध्यान में रखो, कोस एक्स साइन एक्स, पता है ना आप सबको, यस और नो तो बोल दो एक बार। यस सर। यस सर। हाँ तो इनको रिवाइज कर लेना एक बार फिर से। कोस एक्स का एक्सपेंशन कैसे होता है, साइन एक्स का कैसे होता है, टेन एक्स का कैसे करते हैं ना, सेक एक्स कोसेक एक्स, इन सब का एक्सपेंशन देख लीजिएगा, कोट एक्स का, ओके। हाइपरबोलिक के अंदर दो देख लेना, कोस एक्स का देख, कोस हाइपरबोलिक एक्स का, साइन हाइपरबोलिक एक्स का देख लेना। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, जो आपका ये कोस एक्स साइन एक्स का एक्सपेंशन था बस उसी के जैसा ही है, कोई डिफरेंस है नहीं उनके अंदर, बस जहाँ पे माइनस माइनस साइन है वहां पे आप प्लस प्लस साइन कर दीजिएगा, तो आपका ये बन जाएगा। कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है ये। उसके बाद में इनइक्वालिटी तो थोड़ा सा डीप में हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसको कार्टेशियन कंपोनेंट में अपन कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में अंदर अपन x प्लस आयोटा वाई से डिनोट करेंगे, जहाँ पे x रियल पार्ट है, आयोटा वाई जो है वो अपना इमेजनरी पार्ट रहने वाला है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। x और y जो है वो रियल वेरिएबल है, z जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अगर इसको ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, इसी को अगर पोलर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, z इक्वल्स टू आर इंटू एक एक्सपोनेंशियल टू द पावर आयोटा थीटा। और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल टू द पावर आयोटा थीटा को कैसे लिखते हो आप, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्योंकि तो ये ध्यान में रखिएगा, आर जो है वो एम्पलीट्यूड है, थीटा जो है वहां पे फेज रहने वाला है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकाल सकते हो। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका अगर डॉट कर रहे हो, देन उन दोनों डॉट करके आप मॉडुलस निकाले, देन दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल के प्रोडक्ट कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, नहीं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स करके निकाल सकते हो। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा, अगर टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का अगर आप प्रोडक्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हो, देन आर्ग्यूमेंट अलग अलग निकाल के उनको ऐड कर दो। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ध्यान में रखिएगा कैसे निकालते हैं ना, जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का सिंपल सा तरीका है, जहां जहां पे आइटा है उसकी जगह आप माइनस आइटा कर दीजिए। अगर आपको इस पोलर फॉर्म में लिखना है तो आइटा की जगह माइनस आइटा कर दीजिए। तो इस टाइप से आप ये देख लेना। उसके अलावा देखो क्या है इसमें, ये थोड़ा सा डीप में हो जाएगा, ये सब नेट गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो ये कॉची रीमान इक्वेशन ध्यान में रखना होता है इसके अंदर, कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एक्स और वाई का फंक्शन है, जहाँ पे यू एक्स वाई रियल है, आयोटा वी एक्स वाई इमेजनरी है। तो ये रिलेशन फॉलो होता है, पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स जो होता है वो डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल होता है, डेल यू बाई डेल वाई है वो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के इक्वल होता है। तो आपका जो लोग नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा ना कि ये इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर ना। और उसके अलावा देखिएगा, ये बाकी तो ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा। रेजिड्यू थ्योरम थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, कैसे अपन निकालते हैं। ये उस आईएमडी के लिए अपना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं बेसिकली, ये आई थिंक आईएमडी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है सिलेबस में। नहीं है ना, ओके बट नहीं फिर है भी नहीं। हाँ, तो उसको अपन स्किप कर रहे हैं, ओके। बाकी अगर किसी और एग्जाम के अंदर आए तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता दिया, ठीक है। आईएमडी में नहीं है, देन उसके अंदर अपन डिटेल में इतना नहीं जाने वाले हैं, ओके। देन उसके बाद ये रिलेशंस आप लोगों ने 11 12th क्लास में पढ़े होंगे ना, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या है, कौन से फंक्शंस कैसे लिखते हैं, सो दीज ऑल थिंग्स यू नो राइट। हाइपरबोलिक रिलेशंस कैसे निकालते हैं, इनको देख लीजिएगा। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें फिजिक्स आती है तो ये बुक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ना। सो उसके बाद देखो क्या है इसमें, ये थोड़ा सा आईएमडी के अकॉर्डिंग एडवांस हो जाएगा, सो वी आर स्किपिंग दिस पार्ट। अपन मेन पार्ट पे चलेंगे जहां से अपना है सिलेबस के अंदर। ओके, आई थिंक ये आपका रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से रीजनिंग में है क्या ये टॉपिक आईएमडी के अंदर? हाँ सर, हाँ मेंसुरेशन सर है। है। ये है ना, हाँ तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, बेसिकली आपको पता है ना ये सब चीजें, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। सर्किल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। उसके बाद में इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई टाइम्स ए टाइम्स बी होता है। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। इलिप्सोइड का वॉल्यूम निकालना हो, सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना हो तो 2 पाई आर एच प्लस आर, जहाँ पे एच क्या है, हाइट है, एंड देन आर क्या है, रेडियस है। वॉल्यूम का सिलेंडर ध्यान, ये सिलेंडर का वॉल्यूम ध्यान में रखो, पाई आर स्क्वायर एच होता है राइट। कोन का एरिया ध्यान में रखो, पाई आर एल होता है। वॉल्यूम ध्यान में रखो राइट। उसके अलावा देखो क्या है इसमें, ओके इतनी चीजें काफी है आई थिंक इसके अंदर। इसको हाइड कर देते हैं। ओके, कॉनिक क्रॉस सेक्शन, यहाँ से आपका ये है क्या टॉपिक आपके आईएमडी के अंदर? सर डायरेक्टली नहीं है, लेकिन शायद लग जाए। ओके, सो थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं ना। जैसे इलिप्स के लिए आपको सबको पता है इलिप्स का कैसे ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन, सर्किल के बारे में, हाइपरबोला के बारे में, बट इक्वेशंस ध्यान में रखिएगा। पैराबोला के लिए y² 4ax होता है, इलिप्स के लिए x² + a² + y² + b² = 1 होता है। हाइपरबोला के केस में क्या होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। उसके बाद में बाकी चीजें इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करने वाला है। लेट मी चेक। ओके, आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना पूरा उसके अंदर, तो उसकी अपन ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो उसके और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ओके, डिफरेंशिएशन वगैरह सब आपको पता ही है कैसे निकालते हो ना। इसको इतना डिटेल में जरूरत नहीं है ना करने की। यू नो ऑल दिस, हाउ टू यस फाइंड सर। आउट डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, u into v का कैसे निकालोगे, एंड दीज थिंग्स आई थिंक यू नो। यस और नो बता दो ताकि अपन आगे चले इसमें। अगर यस कहीं सर। पे कोई डाउट लगे किसी को, आप बता दे, अपन उसको थोड़ा डिटेल में कवर कर लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह आपको पता होगा। देन लाप्लास इक्वेशन ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके ना। उसके अंदर लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर और किसी फंक्शन का 0 होता है। और डिफ्यूजन इक्वेशन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डिफ्यूजन इक्वेशन और वेव इक्वेशन दोनों ध्यान में रखिएगा। दोनों के अंदर कंपैरिजन ध्यान में रखिएगा कैसे होता है ना। डिफ्यूजन इक्वेशन में तो क्या होता है, डेल स्क्वायर होता है और टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव होता है, पोजीशन के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डेरिवेटिव होता है। वेव इक्वेशन में क्या होता है, पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी 2 टाइम्स डेरिवेटिव होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी 2 टाइम्स डेरिवेटिव होता है। तो ये थोड़ा सा चीज ध्यान में रख लीजिएगा। उसके अलावा देखो क्या है इसमें। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं अपन। इंटीग्रेशन सबको पता है ना, इंटीग्रेशन के अंदर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को। देन ये कर लोगे ना मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक, या इनको डिटेल में कवर कराएं, बता दीजिए जैसा भी हो। हो जाएगा सर सर। ये सब आई थिंक सिलेबस में नहीं है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन ये सब नहीं है। ये भी नहीं है डायरेक्ट डेल्टा नहीं है। फंक्शन। ओके ओके ओके, ये है क्या, फूरियर ट्रांसफॉर्म है क्या आपके सिलेबस में, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म? नहीं बता सर, दीजिए। बस वेक्टर है और डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखा है। वो डिग्री ये सब वगैरह कैसे निकाले। ओके, डिग्री कितना होता है, ऑर्डर कितना होता है, दीज थिंग्स आई थिंक हैज बीन आस्क्ड। ओके, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर देखो क्या है। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। उसके अलावा बात कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। जस्ट 1 मिनट रुक।
Okay, so we are moving into next one. ये सब चीजें नहीं है ना? ये है ना अपने सिलेबस में डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स? यस सर। हाँ, इसको थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। आई थिंक सर ने करवा भी दिया होगा ना डिटेल में। यस सर। ओके ओके, छोटा सा एक रिव्यू देख लेते हैं इसमें क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता है ना क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, राइट? ये देखना पड़ेगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन का कैसे करते हैं, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, टाइम जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। ये क्वेश्चन बनता है आपके बीएससी लेवल में, आईएमडी में क्वेश्चन बना जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा, टाइम जो है वो इनवेरिएंट मानते हैं अपन, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी इनवेरिएंट रहता है। एक्सीलरेशन की अगर अपन बात करें तो उसके बाद में देखो क्या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये करें क्या डिटेल में, या फिर ठीक है ऐसे ही चलने दे, ऐसे रिव्यू करते रहें क्या इसका? बताइए क्या बेटर है। एनी सजेशन? आकांक्षा, पूजा खत्री, रिपोन? थोड़ा सा बोल दीजिए सर, थोड़ा ओके करके। ओके ओके, उसके बाद देखो ये अपना जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी अपन बात करते हैं। जो अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें टाइम को इनवेरिएंट मानते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज अपन ऐड करते हैं, ये टाइम को इनवेरिएंट नहीं मानते, वो टाइम भी वेरी करता है। ओके, सो ये लॉरेंस फैक्टर ध्यान में रखिएगा। लॉरेंस फैक्टर क्या है? 1/√1 - v²/c² होता है। एंड देन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर टाइम एंड पोजिशन दोनों के अंदर चेंजमेंट आता है। ओके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सिर्फ पोजीशन में चेंज आता है, टाइम के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। उसके अलावा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ फॉर्मूलाज है, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, अपने आईएमडी में नहीं आएगा, उसी से नेट गेट में पूछे जा सकते हैं टॉपिक। ये वाला रिलेशन ध्यान में रखिएगा, E² - P²C² है ना। ये जो क्वांटिटी है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट रहती है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, E² - P²C² जो m02/c4 होता है। तो यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। एनर्जी गिवन होगी, मोमेंटम गिवन होगा, रेस्ट मास पूछा जा सकता है। रेस्ट मास गिवन हो, मोमेंटम गिवन हो, एनर्जी पूछी जा सकती है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में देखो क्या है, आई थिंक यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है ग्रेविटेशनल के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना, Gm1m2/r²। उसके अलावा ये ध्यान में रखना कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल से डिफाइन करते हैं, राइट? एंड जो आपका ग्रेविटेशनल इक्वेशन है ये पॉइजन इक्वेशन को फॉलो करता है, ये ध्यान में रखिएगा। ∇² या फिर -del.g जो होता है वो 4π0 होता है, जहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी है। यहाँ पे इस बुक में ये जो साइड में जो गिवन है, साइड टर्मिनोलॉजी गिवन है, राइट? रो जो है वो मास डेंसिटी है, जी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोल सकते हो, जी जो है वो कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, राइट? सो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई स्फेयर है, फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फेयर, ये ध्यान में रखिएगा, यूनिफॉर्म स्फेयर की बात कर रहे हैं अपन, जिसका मास m है। तो उसके लिए जब अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है व्हेन r लेस देन a है। ओके, सो ये ध्यान रखना, a जो है वो इसकी रेडियस है। सो अगर आपका जो पॉइंट है r वो अगर रेडियस के अंदर है, देन इन केस आप कौन सा फॉर्मूला यूज में लोगे? अगर पॉइंट जो है वो आपका रेडियस के बाहर है, इन दैट केस आप कौन सा फॉर्मूला यूज में लोगे और वेरी कैसे करेगा, ये ध्यान में वो रखना बहुत जरूरी है। कि जब आर जो आपका जो पॉइंट है वो रेडियस के अंदर है, इन दैट केस जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा that will vary proportional to r. Okay, or when the point is outside the radius, then gravitational acceleration will vary inversely proportional to the r², right? तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से पोटेंशियल कैसे वेरी करता है इसको देख लीजिएगा। ये जनरल रिलेटिविटी एडवांस टॉपिक है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल मोशन। इस टेबल से आपका क्वेश्चन बन सकता है, 1 और 2 क्वेश्चन आपके
आईएमडी के अंदर यहाँ से पुटअप हो सकता है। न्यूटन का जो फोर्स है एम एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, डीपी बाई डी टी होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मोमेंटम एम इक्वल एम टाइम्स वी होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आर इंटू पी होता है, जहाँ पे पी जो है वो आपका मोमेंटम है, एम इंटू वी। ओके, आफ्टर दैट की जो आपका टॉर्क है वो कैसा होता है, आर क्रॉस एफ के थ्रू डिनोट करते हैं अपन उसको। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, मास टाइम्स जो डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई करके अपॉन में समेशन ऑफ मास करना रहता है अपने को बेसिकली। उसके बाद में ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। देन ये ध्यान में रखिएगा, ये इक्वेशंस आईएमडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एटीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके ना, जो आपके जो मोशन के जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन से ध्यान में रखिएगा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ये कुछ रिलेशन ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, मूविंग इनटू नेक्स्ट, रेड्यूस मास का कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कैसे होता है। रेड्यूस मास में क्या होता है, एक मास है m1, एक मास है m2, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास से m1 की डिस्टेंस r1 है, सेंटर ऑफ मास से m2 की डिस्टेंस r2 है, और दोनों का जो मास है, दोनों मास के सेंटर के बीच की डिस्टेंस r है। इन दैट केस r जो होगा वो r1 प्लस r2 के इक्वल होगा। सो बेसिकली रेड्यूस मास क्या करता है, टू बॉडी सिस्टम, ये देखो टू बॉडी सिस्टम है ना, एक बॉडी m1 है, दूसरी बॉडी m2 है, इस दो बॉडी सिस्टम को, टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम मान के, और उसका जो कंसेप्ट है उसको अपन रेड्यूस मास बोलते हैं। टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी कंसेप्ट में कन्वर्ट कर देता है, और जो वन बॉडी में कन्वर्ट करेगा उस वन बॉडी का मास जो होगा उसको अपन ने रेड्यूस मास नाम दिया है। और रेड्यूस मास का फॉर्मूला आपको गिवन है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, एनीवन कोई बताएगा रेड्यूस मास की यूनिट क्या होगी? हेलो, मास की सर जो जो मास यूनिट है वही होते हैं। वही रहेगी ना? ओके, उसके बाद में डिस्टेंसेस ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास से कितनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट बताओ क्या होती है? सिर्फ केजी इंटू मीटर स्क्वायर। इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा टोटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। Then ये लाग्रांजियन तो आपका एमएससी लेवल का टॉपिक हो गया। Then उसके बाद में अपन बात करें तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई ट्रेजेक्ट्री है उस केस में क्या होता है ना, ट्रेजेक्ट्री के लिए इक्वेशन ध्यान में रखिएगा। ये इक्वेशन एक बार आपके उसमें पूछा गया है, एटीसी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देखना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इक्वेशन पूछा है ट्रेजेक्ट्री का कौन सा होता है ना, बस चार ऑप्शंस होंगे उसमें, कहीं पे एक्स क्यूब कर देगा, कहीं पे वी क्यूब कर देगा, कोस क्यूब, ऐसे करके। और इक्वेशन ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल रेंज का। ये तीनों रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक 1 और 2 क्वेश्चन आपके आईएमडी में भी बनेगा, और 1 to 2 क्वेश्चन आपका एटीसी में भी बनने वाला है। ओके, सो ये ध्यान में रखना। ये ध्यान रखना मैक्सिमम हाइट कितने डिग्री एंगल पे होता है, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने डिग्री एंगल पे होता है। बताइए मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे होता है? हेलो, 90 डिग्री। और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा, किस एंगल पे अपन थ्रो करेंगे तब होगा? 45। 45 डिग्री। तो ये 45। ध्यान में, हाँ ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ध्यान में रखना, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस जी m1 m2/r होता है। टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये तो उसके लिए ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद केपलर्स का सेकंड लॉ ध्यान में रखिएगा। केपलर का जो सेकंड लॉ है वो ऑर्बिटल मोशन के ऊपर है, कि जो एरिया है dA/dt जो है वो J/2m होता है, वो कांस्टेंट रहता है। स्वीप इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का कंसेप्ट है, उसको ध्यान में रखना है। देन उसके अलावा आप में से किसी ने नेट का एग्जाम दिया है क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं क्या नेट के? ऐसा यहाँ से कोई क्वेश्चन यस आया हुआ है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्या नेट के अंदर? यस सर प्लेनेटरी, यस। हाँ तो ये यहाँ से कवर अप कर सकते हो आप लोग। रेडियस, मिनिमम रेडियस कितना है, राइट, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितना है। केपलर का थर्ड लॉ ध्यान में रखना। केपलर का थर्ड लॉ आपके आईएमडी में भी पूछा जा सकता है, एटीसी में भी पूछा जा सकता है। केपलर लॉ पे क्वेश्चन आता है तो मोस्टली केपलर के थर्ड लॉ पे क्वेश्चन आता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब पे क्वेश्चन बनता है। सो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा देखो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में कुछ कुछ कंसेप्ट ध्यान में रख लेना। रदरफोर्ड स्कैटरिंग से अपने को न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में पता चलता है। अपन गोल्ड की फॉइल यूज करते हैं यहाँ पे, है ना।
तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। उसके अलावा ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला ध्यान में रख लेना क्या होता है। और ये तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा आपसे। हाँ, रिजिड बॉडी डायनामिक्स से क्वेश्चन बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन बनेगा ना। तो ध्यान रखना कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है। देन एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा ध्यान में रखना रिलेशन। देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है किसी साइंटिफिक असिस्टेंट में, तो ये ध्यान रखना ओमेगा टाइम्स जे 1/2 ओमेगा टाइम्स जे होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा देखिए क्या है, हाँ ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जो दो थ्योरम्स है उनको ध्यान में रखना। परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है और पैरेलल एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है। एनीवन बताओ पैरेलल एक्सिस की थ्योरम क्या होती है एंड देन परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम क्या होती है। एनीवन? रिपोन? पता नहीं है सर। नो आइडिया? आकांक्षा? यस सर। सर इसके अंदर ऐसा होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो प्लस जितना मतलब सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट होता है उसके प्लस में जो डिस्टेंस है इनटू एम ए स्क्वायर हो जाता है, जैसे कि आई नॉट प्लस एम ए स्क्वायर हो गया। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अंदर जैसे आई जेड है वो आई एक्स प्लस आई वाई हो जाता है। ओके, सो ये थोड़ा सा आप लोग Right. देख लेना, परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम और पैरेलल एक्सिस की थ्योरम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, डिफरेंट जो शेप्स है उसके अंदर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है ना। तो ये आप एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो आपका स्फेयर है उसके लिए कितना होता है, सिलेंडर के लिए कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी रोड के लिए कितना होता है, राइट, अलोंग द डायमीटर कितना होता है, अलोंग द लेंथ कितना होता है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ कितना होता है, राइट। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है अपने को। थिन जो रोड है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, राइट। सॉलिड स्फेयर के लिए ध्यान में रखिएगा 2/5 mr² होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में रखना है। सॉलिड स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। स्फेरिकल सेल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/3 mr² होता है। ओके, इज इट क्लियर? ये दोनों ध्यान में रखना है अपने को। आप में से बताओ कि ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, सॉलिड स्फेयर का या स्फेरिकल सेल का, फॉर इक्वल मास एंड रेडियस? You have one solid sphere and one spherical cell. Both have equal mass and radius. And which one will have the higher moment of inertia? spherical shell. Spherical. तो ये ध्यान में रखना कंसेप्ट। उसके बाद में जो आपका सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर के लिए ध्यान रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अलोंग द रेडियस कितना होता है, अलोंग द लेंथ कितना होता है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ कितना होता है। तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। mr²/4 कब होता है और mr²/2 कब होता है ना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे गिवन भी है, अलोंग द डायामीटर है, ये I1 और I2 है, इन दैट केस आपका mr²/4 रहने वाला है। और ये जो I3 जो है वो परपेंडिकुलर है, ये जो इसका एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इन दैट केस आपका mr²/2 रहने वाला है। ओके, एंड देन उसके बाद देखो क्या, इसके बाद सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है। ओके, उसके बाद देखिए ये पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन बनता है ना, इसको ध्यान रखना। पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√L/g। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये थोड़ा एनालिटिक वे में इसको ध्यान रखिएगा कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है और जो एक्सीलरेशन है g उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के, है ना। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है अपने को। उसके अलावा क्या है इसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। देन ओसिलेटिंग सिस्टम के लिए चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी अपने को। ये है क्या आपके सिलेबस में एनीवन?
आईएमडी के सिलेबस में है क्या ये टॉपिक? डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री ऑसिलेशंस के लिए, अंडर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प, ओवर डैम्प, है क्या ये? ये सर है, ये अभिरूप ये सर करवाया है। ऑसिलेशंस हाँ बोलिए सनीधा, क्या बोल रहे हो? ये टॉपिक है क्या सिलेबस में? यस और नो? ये सर है। oscillation is there. Free ओके, तो oscillations. थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। फ्री ऑसिलेशंस के लिए चीजें ध्यान में रखिएगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है ना, डबल डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन है। 3 टर्म्स है इसके अंदर। ये जो टर्म है ना, सेकंड वाली टर्म, ये आपको डैम्पिंग के बारे में बताएगी। सेकंड जो ऐसी इक्वेशन में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी टर्म डैम्पिंग से रिलेटेड है, तो ये वाली टर्म डैम्पिंग को शो करेगी। d2x/dt² प्लस 2 गामा dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। जब आप इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे, देन यू विल गेट ए सॉल्यूशन लाइक दिस। ओके, ऐसा कुछ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे गिवन है इस, ये जो यहाँ पे जो ओमेगा का जो फॉर्मूला है, जो ओमेगा नोड और गामा के बीच में जो अपन कंपैरिजन करते हैं, तो वहां से 3 कंडीशन निकल के आती है। 3 कंडीशन क्या हो सकती है कि गामा जो है वो ओमेगा नोड से ज्यादा है, गामा ओमेगा नोड से कम है, आइदर गामा जो है वो ओमेगा नोड के इक्वल है। इन दैट केस वी डिफाइन वन इज अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन आती है, एंड देन ओवर डैम्पिंग की कंडीशन आती है। तो ये तीनों कंडीशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा क्या है। हाँ, ऐसे ही जैसे फ्री ऑसिलेशन की बात की, वैसे एक फोर्स्ड ऑसिलेशन है। एनीवन बताओ कि फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, फ्री ऑसिलेशन से कैसे डिफरेंस होता है? रिपोन, हेलो रिपोन, नो आइडिया। कंसेप्ट पता है क्या आपको ऑसिलेशन का? फ्री ऑसिलेशन एंड देन फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन पता है, बट ये नहीं पता। एनीवन एल्स? पूजा, सनिधा, हेलो सनिधा, सुस्मिता आप बताओगे फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है? बाहर से कोई ऑसिलेटिंग फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा हो, तो उसका जो ऑसिलेशन होता है वो सुपरपोजिशन होता है, तो उसे फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। मतलब ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के सिवा अलावा भी एक और फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटिंग फोर्स है, जो फोर्स का नेचर ऑसिलेटिंग है, वो उसके ऊपर एक्ट करता है, तब फोर्स ऑसिलेशन होता है। ओके, ओके। सो बेसिकली क्या होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन को, आप इस वे में समझ सकते हो ना, आप सबने झूला झूला होगा ना, झूले पर झूले होंगे, तो उस केस में क्या होता है, अपन को बाहर से थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है ना, हर हर केस में, हर बार जब वापस आता है तो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, बाहर से अपन फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स वाली जो टर्म है वो ये वाली है, एफ नोट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। ये ध्यान रखना, ये वाली जो टर्म यहाँ पे यूज में ली है वो एक्सटर्नल फोर्स की टर्म है। ये जो सेकंड वाली टर्म है वो डैम्पिंग की वजह से है टर्म। ओके, सो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा देखो इसमें क्या है, ये आपका नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतना अपन डीप में इसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद में अपन बात करें तो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। ये इलास्टिसिटी है ना अपने सिलेबस में, आईएमडी में? Yes, sir. यस तो सर। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ गया वो। हाँ, इलास्टिसिटी, पहले तो ये बताओ इलास्टिसिटी होता क्या है? आकांक्षा, व्हाट इज द इलास्टिसिटी? फिर कोई भी मतलब जो भी मटेरियल है उसका, उसके ऊपर फोर्स लगाने पर वो वापस उसी मतलब हटाने पर वापस उसी स्टेट में आ जाता है उसको। वो क्यों आता है वापस? सर ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है कि रिस्टोरिंग फोर्स लगता है ना उसके ऊपर। पूजा आप बताइए हुक्स लॉ क्या होता है? हेलो पूजा, रिपोन आप बताओ हुक्स लॉ क्या होता है? भूल गया। सनिधा, Sir, F is proportional to minus x. एफ क्या है और एक्स क्या है यहाँ पे? Sir, जानते हैं?
आपने जो फॉर्मूला बोला ना F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो वहां पे F और X क्या है और K क्या चीज है? आकांक्षा आप बताइए, हुक्स लॉ क्या होता है? सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट होता है, या स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा भी बोल सकते तो ये क्या होता है? हुक्स लॉ होता है क्या ये? हैं। ये तो क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। या सो फिर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन भी बोल सकते हैं इसको। ओके ओके, सो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था ना, स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेन की यूनिट प्रेशर की यूनिट की जैसी होती है ना, और स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? Strain is नो unitless. यूनिट। स्ट्रेन इज यूनिटलेस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, एंड देन स्ट्रेन जो होता है वो फ्रैक्शनल चेंज होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है। ओके, देन मॉड्यूल ये ध्यान में रखिएगा। हुक्स लॉ यहाँ पे आपको गिवन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसको अपन ओके पॉइजन रेशियो ध्यान में रखिएगा क्या होता है। उसके अलावा देखो, पॉइजन रेशियो की लिमिट ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक एटीसी में पूछा गया था। जो आपका पॉइजन रेशियो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? बताइए, पॉइजन रेशियो की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? Sir, -1. और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? Sir, half. 0.5. हाँ, 0.5, ये ध्यान में रखिएगा। सर इसमें मतलब दो केस है कि थियोरेटिकल वैल्यू होती है ना वो -1 to 1 होती है, और ओके, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है ना वो 0 to 0.5। प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.5 to 1 की होती है। ओके, प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो 0.2 से लेके 0.4 के बीच में रहती है। थ्योरेटिकली बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू 0.5 आ जाती है, मिनिमम वैल्यू -1 आ जाती है। ये है क्या आपके सिलेबस में? फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स है सर। yes, sir. है ना सिलेबस में? तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स है तो 3 से 4 क्वेश्चन तो देखो इसी टेबल से आपका बन सकता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? बर्नौली इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है? राइट, सब मेरे को ओके ये ध्यान रखना। तो पहले तो ये बताओ, आप बर्नौली इक्वेशन पता है क्या आपको? ये आइडिया है क्या फ्लूइड मैकेनिक्स में? Yes, sir. बर्नौली इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? Conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करती है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। ओके, और ये ध्यान रखिएगा कि जो बर्नौली इक्वेशन है उसमें अपन एक एज्यूम्पशन मान के चलते हैं। एज्यूम्पशन क्या मान के चलते हैं? कि जो अपना जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। ओके, ये ध्यान में रखना कि ये जो बर्नौली इक्वेशन है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड पे नहीं लगेगा, दैट विल अप्लाई ओनली ऑन द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, उसके अलावा देखिए क्या है इसके अंदर। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? एनीवन कोई बताएगा व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन? Mass is invariable. मास इज इनवेरिएबल। ओके, उसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन पता है क्या? हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का? एनीवन? हेलो, ओके, स्टोक्स लॉ को ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 6 पाई नीटा ए टाइम्स वी होता है, जहाँ पे जो एफ है वो ड्रैग फोर्स होता है, ए रेडियस है, वी विस्कोसिटी है, नीटा जो है वो आपका शियर विस्कोसिटी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? एनीवन? पूजा बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, फेज वेलोसिटी एंड देन ग्रुप वेलोसिटी।
तो पता है ना आप सबको, फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के होता है, ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के होता है। तो इन ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है एग्जाम के अंदर। अब मेरे को ये बताओ कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, सुस्मिता? What is the difference between phase velocity and group velocity? Sir, phase velocity, I think the velocity of आपकी the आवाज phase. क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी धीरे आ रही है Hello. आवाज। Hello, हाँ sir. अब ठीक है, अब ठीक है। Sir, I think phase velocity is the velocity of the crest or the मैं एक्चुअली भूल गई हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। आकांक्षा? ये सर ये मतलब कंसेप्ट फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का आता है। अपन बोलते हैं वेव पैकेट्स है ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो एक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो फेज वेलोसिटी होती है, और अगर वेव पैकेट से जो एसोसिएट करती है ना वेलोसिटी, उसको ग्रुप वेलोसिटी बोल देते हैं। हाँ, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। एक जो वेव पैकेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर वेव्स, एक तो पूरी कंप्लीट वेव मूव करती है, वेव की एनर्जी जिस वेलोसिटी से मूव करती है उसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, और वेव के अंदर जो रिपल्स है वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको अपन फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। उसके अलावा बताओ सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, एनीवन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सरफेस टेंशन पता है क्या क्या होता है? Sir, is it same with न्यूटन unit पर of force? मीटर है। ना होता है न्यूटन पर मीटर। मीटर होता है। ओके, एंड देन सरफेस टेंशन की डेफिनेशन बता सकते हो कोई? एनीवन? सनिधा? हेलो सनिधा? हेलो सर, क्वेश्चन वंस मोर। क्वेश्चन ये है कि सरफेस टेंशन जो होता है उसकी डेफिनेशन बतानी है आपको, क्या होती है? सुस्मिता, कुछ याद आया क्या? सर, ठीक ठाक याद नहीं है, बस किसी फ्लूइड की सरफेस के ऊपर आई थिंक जो कुछ नॉर्मल फोर्स था जो टुवर्ड्स द सरफेस होता है, वो पर यूनिट एरिया पे सरफेस टेंशन कहलाता है, ऐसा कुछ था। ओके, एक पूजा? पर यूनिट हाँ बताइए आकांक्षा। सर मतलब जो कोई भी सरफेस है जैसे लिक्विड लिक्विड के अंदर होता है, तो उसमें पर यूनिट लेंथ पे मतलब जो फोर्स होता है, जैसे फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है किसी भी जैसे जो प्लेन है लिक्विड सरफेस है, उसके ऊपर जो राइट एंगल है उस पे वो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगता है उसको अपन सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिसकी वजह से जैसे जो पानी की बूंद होती है वो स्फेरिकल होती है वैसे। ओके ओके, सो आपके सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स है ना, अलग से मेंशन किया हुआ है ना थर्मोडायनेमिक्स? यस सर। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं अपन। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखो क्या क्या क्वेश्चन अपने बन सकता है ना। देखो क्या है, देखो एक तो ये ध्यान रखना कि जो थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो किसके इक्वल होती है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, जिसको अपन ने डीक्यू बोला, प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द हीट सप्लाई टू द सिस्टम प्लस द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, तो एक चीज तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें क्या है वो बता देते हैं आपको। लेट मी चेक देयर। ओके, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के ऊपर ही क्वेश्चन आपके ऊपर पूछा जाता है। सो यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट लॉ अपने को पता चल गया ना, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। एंट्रोपी का एक रिलेशन ध्यान में रखिएगा ना, डी क्यू बाई टी होता है, तो ये एक रिलेशन अपने काम आ सकता है। उसके अलावा देखो क्या है इसके अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इफिशियंसी के ऊपर, कार्नोट इंजन के ऊपर अपना एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ना। कार्नोट इंजन
हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है, राइट। रेफ्रिजरेटर के लिए वर्क फंक्शन कितना होता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। देन ये सीवी और सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटीज कितनी होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dq बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा। सीपी माइनस सीवी एक रिलेशन होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है ना फॉर द आइडियल गैस। ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा ये जो टू हीट कैपेसिटीज का जो रेशियो है सीपी बाई सीवी, ये ध्यान में रखिएगा। इसको अपन गामा से डिनोट करते हैं, जहां पे गामा क्या रेशियो ऑफ टू हीट कैपेसिटीज है। उसके अलावा देखो इसमें क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाली चीज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में ध्यान में रखिएगा। जो इसमें जियो फिजिक्स वाले की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के अंदर टॉपिक दिया हुआ है ना थर्मोडायनेमिक लॉज एंड पोटेंशियल्स, तो ये पोटेंशियल्स है बेसिकली। इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करते हैं ना, एंथैल्पी को एच से लिखते हैं और एंथैल्पी होता है यू प्लस पीवी। हेल्प मोल्स फ्री एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, यू माइनस टी एस से, ओके। गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं ना, जी इक्वल्स टू यू माइनस टी एस प्लस पीवी से डिफाइन करते हैं। ये कुछ कुछ चीजें हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में देखो, ओके अभी अपन जो ये लेक्चर में कवर कर रहे हैं उससे आपको इजी हो जाएगा ना, चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो इजी लगेगा ना, कहाँ कहाँ से कौन सी चीजें अपने को पढ़नी है, कौन सी स्किप करनी है। हाँ सर। ओके, बेसिकली लेक्चर के बाद में आप खुद भी ट्राई करना ना, जितना कवर होता है उतना खुद से पढ़ने की कोशिश। पीडीएफ है ही आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। उसके अलावा देखो क्या है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से 1 2 कम से कम भी 3 क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं आपके आईएमडी और एटीसी के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो गैस है, आइडियल गैस के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। आइडियल गैस जो है, जो आइडियल गैस है उस पर देखिए क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। कि जो इंटरनल एनर्जी होता है आइडियल गैस का, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको अपन जूल्स का लॉ बोलते हैं। जूल्स लॉ क्या कहता है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके बाद में बॉयल्स लॉ ध्यान में रखिएगा। पीवी जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। दैट मींस प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बेसिकली बॉयल्स का लॉ है। चार्ल्स लॉ क्या होता है, एनीवन? पूरी चार्ल्स लॉ, सुस्मिता? volume is proportional to temperature when या वॉल्यूम इज, P is constant. हाँ बोलिए। When pressure is constant, then volume is proportional to temperature, and Yes. it increases or decreases with 1/273 part of the initial volume. ओके ओके, सो ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो उसके अलावा देखो क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट ध्यान में रखिएगा आइडियल गैस लॉ की, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा आईएमडी का, एटीसी का, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्वेश्चन आया था ना जहाँ पे एन की वैल्यू पूछी थी, एन क्या है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स है। याद आ रहा है क्या कैसा क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था ना क्लास में? Yes sir. हाँ, और उसके बाद कभी दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आर की वैल्यू बताओ कितनी है। आर की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 8.314। ओके, उसके बाद टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर को अपन केल्विन में मेजर करते हैं, क्लियर आपको ना। एडियाबेटिक इक्वेशंस ध्यान में रखिएगा। बेसिकली 3 एडियाबेटिक इक्वेशंस है। पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टीवी गामा -1 कांस्टेंट होता है, टी गामा P1 माइनस गामा कांस्टेंट होता है, जहाँ पे गामा क्या है, रेशियो ऑफ द हीट कैपेसिटी, सीपी बाई सीवी। अभी अपन ने देखा था ना, तो ये ध्यान में रखना। एडियाबेटिक इक्वेशंस है ये। इंटरनल एनर्जी ये सब इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा। उसके बाद में ये ध्यान रख लेना कि जो आइडियल गैस है उसके लिए जो जूल एक्सपांशन जो है, चेंज इन एंट्रोपी जो होता है, वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, V2 बाई V1 के ऊपर, ओके। देन उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रियल गैस जो है, जिसको अपन वंडरवॉल गैसेस बोलते हैं ना, तो उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे जो P है, रियल गैस की इक्वेशन क्या थी, PV इक्वल्स टू nRT,
आइडियल गैस इक्वेशन थी वो, तो रियल गैस में क्या हो जाएगा, पी की जगह अपन ने कर दिया p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी की जगह अपन ने कर दिया v माइनस बी। अब आप लोग बताइए कि जो b है इसकी यूनिट क्या होगी, एनीवन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस b? सर वॉल्यूम की यूनिट जो मतलब वॉल्यूम मीटर की यूनिट होगी वही होगी ना मीटर क्यूब। अब बताइए a की यूनिट क्या होगी? ये कंसेप्ट समझ में आया क्या सबको कि b की वैल्यू वही क्यों है जो वॉल्यूम की है? रिपोन आप बताइए ऐसा क्यों है, b की जो यूनिट है वो वॉल्यूम के इक्वल क्यों है? नहीं पता ये तो। एनीवन कोई बताएगा? आकांक्षा आपने बताया ना आंसर, बताइए ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है वो ही ऐड हो सकती है, और इक्वेशन में भी ना जो यूनिट होती है वो दोनों तरफ बैलेंस होती है। हाँ ये ध्यान में रखना है आपको, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज उनका एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों की यूनिट सेम है। फोर्स का एडिशन आप फोर्स के साथ ही कर सकते हो ना, ऐसा नहीं है कि 2 न्यूटन फोर्स है उसको 2 मीटर के साथ में ऐड कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? 2 न्यूटन प्लस 2 मीटर इक्वल्स टू 4 न्यूटन मीटर, ऐसा होता है क्या? नो सर। हाँ तो ये ध्यान में रखिएगा, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का ही हमेशा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है। इक्वेशन के अंदर दोनों साइड के अंदर ये जो आपका यूनिट जो होता है वो बैलेंस रहता है। ओके, क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर और वॉल्यूम ये ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी कितना है, देन 3 टाइम्स बी है, और बी क्या है जो इस रिलेशन के अंदर अपन ने काम में लिया ना बी, वो वाला बी है। उसके बाद में ये टेम्परेचर के लिए और प्रेशर के लिए यूनिट ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद में देखो क्या है इसमें, ये नहीं करना अपने को, ये एडवांस टॉपिक है। उसके बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपका एग्जाम में, ये ध्यान रखना है अपने को कि मोनो एटॉमिक गैस होता है, डाया एटॉमिक गैस होता है, पॉली एटॉमिक गैस होता है। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं अपन क्या क्या है इसके अंदर। मोनो एटॉमिक गैस के लिए प्रेशर का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट अभी अपन ने देखा ही था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी भी होता है, एंड देन कैपिटल वो स्मॉल एन था, यहाँ पे कैपिटल एन है, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल एन है उस केस में की आएगा, कि जो है वो आपका वोल्टेज मान कांस्टेंट है, स्मॉल एन जब आता है तो प्रोडक्ट में कैपिटल आर आएगा। इंटरनल एनर्जी जो है ये ध्यान में रखना, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी होती है, 3/2 NkT होती है। ओके, देन ये ध्यान में रखिएगा, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी होती है, 3/2 N की होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी होती है, 5/2 N की होती है, और दोनों का रेशियो कितना होता है, Cp/Cv का रेशियो। तो बेसिकली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, राइट? गामा की वैल्यू पूछी जाती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए 5/3। तो ये समझ में आया कि आपको 5/3 कहाँ से आया, क्योंकि जो गामा है वो Cp/Cv का रेशियो है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू 5/2 N की है, एंड देन Cv की वैल्यू 3/2 N की है। आप लोगों ने जब बीएससी किया होगा तब उसका डेरिवेशन किया होगा पूरा, है ना? क्लियर है सब चीजें? कोई डाउट है देन पूछ लीजिए, यस और नो? यस यस सर। सर। ओके ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है, लेट मी चेक। ओके, इक्विपार्टीशन की थ्योरम जो है इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम है ना। इक्विपार्टीशन की थ्योरम क्या बोलती है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में हाफ kT एनर्जी एसोसिएटेड होती है। अब बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है IMD के अंदर, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एनीवन? हेलो, एनीवन, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। Minimum number of independent coordinates required to describe a system are known as the degree of freedom। किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने चाहिए उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में हाफ kT एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, है ना? किसी भी साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गामा जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली Cp/Cv का रेशियो होता है, उसके अलावा 1+2/f होता है, जहाँ पे f क्या चीज है, f देखो यहाँ कहीं मेंशन किया हुआ है, f क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इज इट क्लियर? ओके, स्टेटिस्टिकल यस नहीं सर। है ना अपने सिलेबस में,
स्टेटिस्टिकल नहीं है, बट ये एक रिलेशन ध्यान में रख लेना, वोल्टेज मान फॉर्मूला S इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा या W। S जहाँ पे क्या है, S एंट्रोपी है, K क्या है, वोल्टेज मान कांस्टेंट है, एंड देन W क्या है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। तो आपको पता है क्या कंसेप्ट, पता है क्या माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट क्या होता है, एनीवन? सुस्मिता? सर ये पढ़ा था, मैं भूल गई हूँ। भूल गए अभी, ओके। एनीवन एल्स? सनिधा? हेलो सनिधा, डू यू नो? आकांक्षा बताइए। सर ये जो मतलब माइक्रो स्टेट्स है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होती है। इसके अंदर ओके जितनी जो फेज स्पेस वॉल्यूम है उसके अंदर कितनी पॉसिबल टर्म्स हो सकती है, वो मतलब माइक्रो स्टेट्स होती और मैक्रोस्टेट क्या होती है? है। सर माइक्रो स्टेट्स ना, जैसे मतलब जो माइक्रो स्टेट होते हैं वो तो पर्टिकुलर पार्टिकल्स के लिए होती है, और मैक्रो स्टेट्स होती है वो पूरे सिस्टम के लिए होती ओके ओके, तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा कंसेप्ट क्या होता है इसका ना। उसके बाद देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या आपके सिलेबस में? हेलो, आईएमडी के सिलेबस में है क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन? है। सर ये सर है। हाँ, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक तो करो ध्यान में रखिएगा किस टाइप का आता है। उसके बाद प्लांक रेडिएशन लो है ना, रेले जीन्स लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, तो ये सब यहाँ पे गिवन है, इनको देख लीजिएगा। प्लांक का जो लो कौन सा है, ये वाला लो ध्यान में रखिएगा। अगर पूरा याद नहीं कर पाओ तो कम से कम ये ध्यान रखना कि इसका प्रोपोर्शनलिटी कैसा है लेमडा के साथ में ना, लेमडा टू द पावर 5 पे डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा एक इनवर्स के अंदर एक फैक्टर है एक्सपोनेंशियल का, तो ये ध्यान में रख लेना। उसके अलावा देखो, एक क्वेश्चन बन जाता है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है ना, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, तो ध्यान रखिएगा जूल पर मीटर क्यूब, और इसमें होती है ये जूल पर मीटर क्यूब, और ये पर हर्ट्ज इसके अंदर होती है, पर फ्रीक्वेंसी के अंदर होती है। उसके बाद रेले जीन्स का लो ध्यान में रखना है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीन डिस्प्लेसमेंट लो। 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम के अंदर। लेमडा टाइम्स टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर ए ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए लेमडा और टी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट होता है। लेमडा जहाँ पे, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, बट कौन सी वेवलेंथ, मैक्सिमम ब्राइटनेस वाली वेवलेंथ है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। ओके, इन दोनों का जो रेशियो ये पूछ लिया जाता है कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है ना, तो ये कांस्टेंट ध्यान में रखिएगा। 2.89 10⁻³ मिलीमीटर केल्विन होता है, तो ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये पूछ लिया जाता है स्टीफन वोल्टेज मान का लो, जो एनर्जी डेंसिटी है वो टेम्परेचर के कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे दिया हुआ ना स्टीफन वोल्टेज मान लो, तो ये पावर की टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद में देखोगे, उसके बाद ये थर्मोडायनेमिक्स हो गई आपकी कंप्लीट। ओके, उसके बाद में अपने, मेरे को लग रहा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक स्पेशल है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब है ना अपने सिलेबस में। यस सर। हाँ, तो इसका भी रिवीजन कर लेंगे एक बार। अभी करना चाहोगे या फिर कल करें, बताओ? सर कल। ब्रेक चाहिए ना थोड़ा? ओके, सो अपन यस इसको सर। कल करेंगे। ओके, सो अभी तक कोई क्लास में कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। एनी डाउट सो फार, यू कैन आस्क, लेट मी आस्क वन बाय वन। ओके, आकांक्षा, एनी डाउट? नो सर। पूजा? रिपोन? हाँ पूजा, नो एनी सर। डाउट? ओके, रिपोन नो डाउट। सनिधा? हेलो सनिधा, एनी डाउट?